आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि आपका है बैंकिंग लॉ का एक पार्ट जो आपकी थर्ड यूनिट में आएगा, जो कि उसमें आपका जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट, उसके एलिमेंट्स जैसे टाइप्स, चेक्स, बिल्स, प्रॉमिसरी नोट, क्रॉसिंग कैसे करते हैं, चेक्स की एंडोर्समेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अपन चेक के बारे में मेनली पढ़ेंगे, फिर पेइंग और कलेक्टिंग बैंकर के राइट, ड्यूटीज, प्रोटेक्शन, प्रिकॉशंस वो पढ़ेंगे। बेसिक प्रोविजंस एक्ट ऑफ द एक्ट अपन इसमें चेकआउट देखेंगे। तो आज जो हमारा मेन एजेंडा है वो हम क्या पढ़ रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में परिक्रम्य पत्र। मतलब अपन को याद रख लो कि इंग्लिश में ही याद नाम याद रखे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हिंदी बहुत टफ है, बोलने में भी नहीं आएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। फिर प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, वचन पत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र, चेक्स क्या होते हैं, इसके बारे में और अपन ने ये चीज़ें कहाँ से ली है वो सब चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आखिर होता क्या है। द टर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ रिटन डॉक्यूमेंट विच एंटाइटल्स अ पर्सन टू सम ऑफ अ मनी। परिक्रम्य शब्द का अर्थ है एक लिखित दस्तावेज जो व्यक्ति को धन के योग के और ले जाता है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवर और बाय एंडोर्समेंट और एंड डिलीवरी। मतलब एक उपकरण वितरण या समर्थन या वितरण द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। अ ट्रांसफर एंटाइटल्स अ पर्सन टू सम ऑफ मनी मेंशन देयर। मतलब स्थानांतरण एक व्यक्ति में उसमें उल्लिखित धन के योग्य के संकेत करता है। दस द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम ऑफ ट्रेड और लॉ ट्रांसफर बाय डिलीवर और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। मतलब इस प्रकार के प्रकरण लिखित दस्तावेज जो कानूनी रूप से व्यापार या कानून के माध्यम से मान्यता प्राप्त है, जो वितरण द्वारा या वितरण के द्वारा हस्तांतरण किया जाता है। ठीक है, अपन ने फर्स्ट यूनिट में 3 एक्ट के बारे में पढ़ा। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में हमने क्या देखा, एक देखा आरबीआई एक्ट 1934, दूसरा देखा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और लास्ट हमने इसमें एक्ट में देखा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। हमने इस 3 एक्ट के बारे में पढ़ा। हमने ये 3 एक्ट इसमें पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में हम ये 3 एक्ट को कवर कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक बेसल के नॉर्म्स पढ़े थे, टायर 1 टायर 2 के बारे में। ठीक है, हमने यूनिट 1 में ये चीज कवर करी। यूनिट 2 में हमने क्या कवर किया कि कस्टमर क्या होता है, बैंकर क्या होता है, इन दोनों के रिलेशंस क्या हैं, जनरल, स्पेशल, टाइप्स ऑफ कस्टमर क्या होते हैं, और मुद्रा योजना और इंद्रधनुष योजना। इन सब के बारे में हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में हम कवर कर चुके हैं। और आज जो हमको देखना है वो किसको देखना है, अब हमको जो आगे वाले यूनिट में चेक करना है वो कौन सा देखना है। यूनिट 3 के अंदर हमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आखिर होता क्या है और क्यों काम आता है। तो यूनिट 3 का जो हमारा पार्ट है वो क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमको इसके टाइप्स को देखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है, प्लस इसके आपको चेकिंग क्रॉसिंग कैसे करनी है चेक्स की, एंडोर्समेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये प्रश्नांकन और रेखांकन, इन सब के बारे में हमको इस यूनिट के अंदर देखना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन उठता है कि भाई एक्चुअली हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। तो ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि आपको आपका जो पूरा पैसा है उसका एक सम बताता है। मतलब क्या हो गया
एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये मतलब लिखित पत्र होता है, जिसमें क्या होता है, जो इंसान अपना जो पैसा मांग रहा है, सम ऑफ मनी जो मांग रहा है, वो उसमें क्या करता है, मेंशन करता है। बोला अ टर्म ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट विच एंटाइटल्स द सम ऑफ मनी, मतलब उसमें क्या होगा, उस चीज़ में लिखा हुआ होगा कि ऐसा पत्र जिसमें जो लिखित होता है और उसमें जो आपके धन मांगने का जो पूरा टोटल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, या तो ट्रांसफरेबल होता है, या डिलीवरी होता है, या फिर एंडोर्समेंट होता है। हस्तांतरण करा जाता है, या वितरण किया जाता है, या फिर पृष्ठांकन किया जाता है। ये तीन चीज़ें होती हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भाई फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो इजीली जा सकता है। ठीक है, सेकंड है होल्डर टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको क्या कर सकते हो आप, उसका देख सकते हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स वन हु एक्वायर्स इंस्ट्रूमेंट इन अ गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन गेट इट फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, कुछ भी अगर जिसके पास होगा वो सारे उससे क्या होगा, डिफेक्ट फ्री होगा। रिकवरी, इसमें रिकवरी ओन नेम से हो सकती है, पेबल टू ऑर्डर और बियरर, प्री अजम्पशन होता है, और प्री अजम्पशन एज अ कंसिडरेशन मीन स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित किया जाता है, सभी दोषों से मुक्त धारक का शीर्षक होता है, पूर्ण प्राप्ति होती है, आदेश या वाहक के लिए देय होता है, और धारक के रूप में अनुमान लगाया जाता है। मीन्स आप ये चीज समझ रहे होंगे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, फ्रीली क्या है, ट्रांसफरेबल है, मीन्स हस्तांतरित किया जाता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे क्या करते हो आप, इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर डिलीवरी दे सकते हो, या फिर आप उसको एंडोर्स कर सकते हो, मतलब पृष्ठांकन भी कर सकते हो, डिलीवरी भी दे सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जो भी उस पे लाइबिलिटीज होगी, होल्डर टाइटल इन ड्यू कोर्स जो होगा, धारक के पास जो भी होगा, होल्डर टाइटल का जो ड्यू कोर्स होगा वो क्या होगा, सारे चीजों से जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स है, उससे क्या होगा, फ्री होगा। क्योंकि इसके मैंने जो बनाया है, मान लो कि कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है, इसने इसके नाम पे एक बिल लिखा है, ठीक है, इसका होल्डर कौन है, बी, तो इसके ऊपर थोड़ी लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी अगर ये जो बिल है वो ऑन द टाइम पेमेंट नहीं कर पाता है तो इसके ऊपर लाइबिलिटी होगी। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होगा, मतलब आपका जो धारक होगा वो उसका कोई लाइबिलिटीज इसमें इशू नहीं करती है। फिर तीसरा आपका जो होगा रिकवरी हो जाएगी, ऑन टाइम इसको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो जो इसे शर्तें रखी होंगी वो सब क्या होगी, उस टाइम उस पर अप्लाइड हो जाएगी। फिर पेएबल ऑन ऑर्डर होगा, या बियरर होगा। अब आपने कभी नाम सुना होगा कि पापा बोलते कि बियरर चेक दे दे या फिर अकाउंट पे ही चेक दे दे, राइट। तो बियरर चेक क्या होता है, जिसमें आपके जैसे ये चेक है उसमें अगर हम डायरेक्ट नाम और वो लिख देते हैं, सेल्फ कर कर आप करते हो, तो दैट इज कॉल्ड बियरर, कि भैया बैंक में जाओगे आपको कैश मिल जाएगा। बट वही अगर मैं यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लिखती हूँ A to Z का, और यहाँ पे 2 लाइनें खींच देती हूँ, यहाँ पे अकाउंट पे ही कर देती हूँ या अकाउंट भी कर देती हूँ, इन दैट केस वो क्या हो गया, अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट होगा, तो अकाउंट पे ही चेक हो जाएगा। मतलब ये बियरर चेक नहीं रहेगा, मतलब जो खुला जो हम जाकर कैश ले आए वो वाला चेक इसमें नहीं रहेगा। तो
पेबल ऑफ ऑर्डर, मतलब आप ऑर्डर कर सकते हो कि भाई इसको पेमेंट करना है तो इस अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो, या तो आप उसको क्या कहोगे, ये लो भाई आपका चेक या फिर जो भी प्रॉमिसरी नोट वो लो और मुझे पेमेंट कर दो। ये चीज़ इसमें होती है। फिर प्री अजम्पशन एज टू होल्डर, मतलब प्री अजम करना है कि भाई यही हमारा धारक है, इससे मुझे इसको मुझे पैसे देने हैं या वो करना है। फिर लाइक प्री अजम फॉर कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन कुछ के बदले कुछ। याद हो तो फर्स्ट ईयर में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, तो समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ के बदले कुछ। तो वही चीज़ कि हम प्री अजम करेंगे जब मैं इसको पेमेंट करूंगा तो उसके बदले मुझे क्या देगा, उसका बिल देगा या कुछ उसको रिटर्न में मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रीली ट्रांसफरेबल या डिलीवर या फिर एंडोर्स होता है। फिर होल्डर टाइटल पर सारे डिफेक्ट से फ्री होता है, रिकवरी हो जाती है, पेबल एट ऑर्डर होता है। फिर प्री अजम्पशन हमको पता होता है कि होल्डर कौन है। फिर प्री अजम्पशन कंसिडरेशन करते हैं कि भाई हमको ये चीज़ें मिल जानी चाहिए, वो चीज़ इसमें होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमें कि टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ध्यान रखिएगा हमको 3 टाइप्स के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। एक होता है आपका प्रॉमिसरी नोट, मतलब वचन पत्र। दूसरा हमें पढ़ना है बिल ऑफ एक्सचेंज। और लास्ट हमको कौन सा पढ़ना है, चेक। ठीक है, ये 3 तरह के हमें क्या पढ़ने हैं, टाइप्स है नेगोशिएबल के। भी प्रॉमिसरी नोट होता क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और चेक होता क्या है। मतलब चेक, विनिमय पत्र और वचन पत्र एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें। जैसे मैंने बताया आपको 3 तरह के होते हैं, प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक। ये 3 तरह के आपको इसमें पढ़ने हैं। फिर अब आता है प्रॉमिसरी नोट। अब प्रॉमिसरी नोट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय मेकर टू पे certain amount only to or to order to certain person or to bearer the instrument। मतलब आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक वचन पत्र एक लिखावट जिसमें निर्माता द्वारा भुगतान हस्ताक्षरित बिना शर्त के एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए या किसी निश्चित व्यक्ति के आदेश पर या साधन के लिए वाहक को भुगतान करना के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं, वो क्या हो जाता है, आपका प्रॉमिसरी नोट हो जाता है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये बहुत पुराना एक प्रॉमिसरी नोट बना हुआ है। इसमें क्या है, उस फर्म का ऊपर नाम होगा और उसने इधर यहाँ पे लिखा होगा कि मुझे क्या क्या कितना है, क्या पेमेंट करना है, वो सारी चीज़ें इस जगह लिखी होगी। लास्ट में जिसको करना है वो और सिग्नेचर यहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट का स्पेसिमेन है। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि भाई प्रॉमिसरी नोट का बनाइए, तो मैं आपको एक छोटा सा बताऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट एग्जैक्टली हुआ क्या, तो इज ए इंस्ट्रूमेंट राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय मेकर टू पे सर्टेन अमाउंट, मतलब एक वचन पत्र जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित बिना किसी शर्त के निश्चित राशि का भुगतान करने या निश्चित व्यक्ति के आदेश पर उसको बनाया जाता है ना, तो वो होता है प्रॉमिसरी नोट। अब पार्टीज की बात करते हैं हम। भाई कितनी तरह की पार्टीज होती है, तो एक होता है मेकर, मतलब निर्माता जो बनाता है, अ पर्सन हु मेक्स प्रॉमिसरी नोट एंड प्रॉमिस टू पे। दूसरा होता है पेई, मतलब जो पे करेगा, पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड, मतलब जिसको पेमेंट किया जाएगा। होल्डर इज आइदर द पेई और समवन हु मे बी एंडोर्स्ड, मतलब ट्रांसफर नोट इज नॉन एज होल्डर, मतलब जो उसको धारक, जो उसको
लेकर रखेगा। एक होता है एंडोर्सर, पृष्ठांकक और एक पृष्ठांकन। मतलब पृष्ठांकक क्या होगा? द पर्सन हु एंडोर्स द नोट, मतलब जो एंडोर्स करेगा, या द पर्सन हु फेवर द नोट, एंडोर्स इज कॉल्ड एंडोर्सी। ठीक है। प्रॉमिसरी नोट आपको मैंने बताया क्या हुआ। वचन पत्र। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? तो प्रॉमिसरी नोट वो होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि वो क्या करेगा, उसको पे कर देगा। मतलब जो, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई ए पर्सन है, उसने बी से क्या है, पेमेंट लिया था। मतलब मान लो कि कोई बी ने क्या किया, ए को 25 अगस्त को क्या किया, 2020 में पेमेंट किया था, कितने का? 50,000 का। ठीक है। अपन ने माना कि भाई कोई बी पर्सन है, उसने ए को क्या 50,000 रुपये दिए थे 25 अगस्त को। फिर ऑन द स्पॉट उसने क्या करा कि उसने ए से कहा कि आप मुझे प्रॉमिसरी नोट बना के, वचन पत्र बना के दो, जिसमें क्या होगा कि भाई उसको क्या कहेंगे कि तुम मुझे पेमेंट कब करोगे। तो क्या किया ए ने बी को क्या किया, एक प्रॉमिसरी नोट बना के दे दिया कि मैं इस डेट पर, मतलब मान लो कि उसने कहा 20 अक्टूबर 2020 तक मैं आपको 50,000 रुपये प्लस जो उसका 10% इंटरेस्ट अमाउंट है, मतलब मान लो 5,000 रुपये, 2 महीने का इंटरेस्ट 10,000 रुपये, 5,000 मान के चलो। तो मतलब मैं पूरा आपको 55,000 रुपये 20 अक्टूबर 2020 तक पे कर दूंगा। तो ये पेपर उसने बनाकर, उसने यहाँ पे ड्यूली साइन वाइन कर उस पर्सन को दे दिया। तो यही आपका क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट हो गया कि जब ए ने बी को एक पेपर पे आपको सारा लिख कर विथ ड्यूली साइन विथ, मतलब आपका गवर्नमेंट के द्वारा स्टैम्प्ड किया हुआ पत्र जब बी को दिया और उसने पूरी शर्तें लिख दी कि मैं इतने तारीख तक इतना पेमेंट आपको कर दूंगा, और अगर मेरा कुछ बकाया फिर भी मैं नहीं कर पाता हूँ तो पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से इतना मुझे चार्जेस एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। तो वही चीज़ आपका क्या हो गया कि ए जो हुआ, जो मेकर है वो क्या कर रहा है, निर्माता जो है वो क्या कर रहा है, पेई को जो जिसको पैसा लेना है उससे प्रॉमिस कर रहा है, उससे वचन दे रहा है कि मैं इस दिन तक इतना मैं पेमेंट कर दूंगा, या फिर किसी के आदेश पे, मतलब किसी को बोलने पे उसने क्या किया, उसको कहा कि मैं इतने पेमेंट कर दूंगा। अब इसकी बात आती है पार्टीज की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक होता है मेकर, बनाने वाला, मतलब निर्माता जो बना रहा है। मतलब मान लो कि ए, ये क्या हुआ, मेकर हो गया। दूसरे कहते हैं पेई, जो पे कर रहा है। कौन हो गया, जो पे करेंगे, जिसको पे हम कर रहे हैं, पेई हो गया। तीसरा होता है होल्डर। होल्डर कौन होता है, या तो होल्डर आपका बी होगा कि मतलब वो उसको क्या कर रहा है, लेके चल रहा है। अगर मैं मान लीजिए कि ए है, बी को उसने कहा कि मैं आपको इस डेट तक पे कर दूंगा, पर बी ने क्या कहा, मुझे पेमेंट नहीं करना है, आप सी को वो पेमेंट कर देना। पर जो प्रॉमिसरी नोट होगा वो किसके पास रहेगा, बी के पास। तो इन दैट केस पेई कौन हो गया, तो सी हो गया, और होल्डर कौन हो गया, बी हो गया। ये क्या हो गया आपका, प्रॉमिसरी नोट के 3 पार्टीज होती है जो मेन होती है। एक होता है एंडोर्सर, जो एंडोर्स पृष्ठांकक जिसको कहते हैं हम, जो आपका ए ही होता है, और एक एंडोर्सर जो है इसको एंडोर्स करता है, मीन्स आप पृष्ठांकन जो कहलाएगा वो होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके एसेंशियल पॉइंट्स देख लेते हैं।
इट मस्ट बी इन राइटिंग, मतलब ये लिखित रूप में होना चाहिए। इट कंटेन प्रॉमिस टू और अंडरटेकिंग अ पे डेफिनेट सम, कि एक निश्चित राशि का भुगतान करने या वादा या वचन होना चाहिए। भुगतान करने का वादा बिना शर्त होना चाहिए, मतलब प्रॉमिस टू पे इट्स अनकंडीशनल। इट मस्ट बी साइंड बाय मेकर, मतलब निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित कराना होना चाहिए। द पे मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड मस्ट बी सर्टेन, मतलब आदत की पहचान की जानी चाहिए और निश्चित होना चाहिए। ठीक है। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, मतलब देय राशि निश्चित होनी जरूरी है। मतलब प्रॉमिसरी नोट का आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो रिटर्न होना चाहिए कि भाई जो भी है रिटर्न लिखो, फिर उसमें जो भी चीज़ें हैं अंडरटेकिंग कब पे करना है, क्या करना है, वो सब उसमें मेंशन होना चाहिए। ये चीज़ अनकंडीशनल होनी चाहिए, भाई इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भाई आप इस दिन पे करो या इस वक्त पे करो, मुझे इसी चीज़ से अगर नहीं करते हो तो वो करो वो करो, वो चीज़ में ये अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब इसमें कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें क्या होना, साइंड किसके होने चाहिए, जो आप पेमेंट जो आपको पेमेंट कर रहा है, अगर वो ही नहीं करेगा, उसके साइन नहीं होंगे तो सामने वाला क्या, मतलब फिर वो कहेगा, जब आप उसको दिखाने जाओगे तो क्या कहेगा, मैंने तो लिखा ही नहीं था। वो चीज़ इसमें होती है। फिर आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि भाई कौन है पे, किसको कितना करना है, क्या करना है, वो सब उसको होना चाहिए। लास्ट कि पेबल मस्ट बी सर्टेन, मतलब एक निश्चित अमाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ 50,000 रुपये शायद था, या लिख दिया अप टू 50,000 या फिर मे बी 50,000, मतलब आपको एक निश्चित मतलब सर्टेन अमाउंट उसमें लिखना होगा। अब एक स्पेसिमेन चीज देख लेते हैं कि कैसा होता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि प्रॉमिसरी नोट जो होता है, ऊपर यहाँ पे आपका अमाउंट होगा, यहाँ पे जगह और डेट, फिर 3 मंथ आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे साइको ऑन द ऑर्डर टू 10,000 रुपीज और फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब किसको देना है, तो टू साइको, जो है उसका एड्रेस है वो, और यहाँ पे स्टैम्प की भाई जिसने लिखा है वो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई कि प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट कैसा होता है। प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट कैसा होगा, आपने इस चीज़ को देख लिया। मान लो कि ये आपका एक पेपर है, यहाँ पे क्या लिखा 10,000 रुपीज़, या फिर जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था ना ए और बी का 50,000 रुपये उसने लिखा। फिर यहाँ पे बांसवाड़ा, फिर डेट जैसे बने 25 अगस्त 2020, मतलब हमने बांसवाड़ा जगह पे लिया है 25 अगस्त 2020 को मैंने ये पेमेंट लिया है। अब इसमें आया कि 3 मंथ्स आफ्टर, मतलब अपन ने बात की थी 2 मंथ देंगी, 2 मंथ्स आफ्टर। I promise to pay on order of sum मैं वचन देता हूँ बी को मैं 50,000 रुपये का भुगतान कर दूंगा। ठीक है, या कर दूंगी या कर दूंगा।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 2 months आफ्टर आई प्रॉमिस टू पे बी ऑन द ऑर्डर ऑफ सम ऑफ रुपीज 50,000 फॉर, सॉरी यहाँ पे हम जो अमाउंट लिखेंगे वो होगा आपका 50,000 रुपीज, मतलब 50,000 रुपये का भुगतान करूंगा। मतलब 2 महीने के बाद मैं वचन देता हूं कि बी को मैं 50,000 रुपये का भुगतान कर दूंगा। फिर उसमें यहाँ पे क्या होगा कि जिसको हम पे कर रहे हैं, मतलब मान लो बी और उसका एड्रेस जैसे अपन मोहन कॉलोनी, सॉरी ठीक है, कि भाई बी को पे कर रहे हैं, मोहन कॉलोनी में रहता है, बांसवाड़ा में रहता है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट से ड्यूली साइंड स्टैम्प होगा, और उसमें क्या होगा, जो पेमेंट कर रहा है उसका नाम, मतलब ए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मतलब जब आप यहाँ पे स्टैम्प लेंगे तो यहाँ पे ड्यूली साइन आएगा कि भाई ए पर्सन है, उसने इस तरीके से उस पर साइन कर देगा, मतलब ये पर्सन इसने क्या किया, उसको पे किया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये प्रॉमिसरी नोट है, ठीक है, कि वचन पत्र है कि भाई एक पर्सन कैसे उसको लिखता है। हिंदी की जब अगर मैं बात करती हूँ तो ये तो सेम ही रहेगा कि रुपीज़ 50,000, 50,000 रुपये हिंदी में लिखो, कैसे भी लिखो, बांसवाड़ा को हिंदी में लिख देना, 25 अगस्त क्या है हिंदी में लिखना। फिर 2 महीने के बाद मैं वचन देता हूँ कि बी को मैं 50,000 रुपये भुगतान कर दूंगा। एड्रेस स्टैम्प सब सेम ही रहता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये क्या है, प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट है कि प्रोमिसरी नोट आखिर बनता कैसे है। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय पत्र। कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन अमाउंट ओनली और टू ऑर्डर सर्टेन अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखित के में एक उपकरण होता है जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित बिना शर्त आदेश होता है किसी भी निश्चित व्यक्ति के केवल एक निश्चित राशि भुगतान करने के लिए निर्देश देता है या कुछ व्यक्ति को उपकरण वाहक का आदेश देता है। मतलब ये आप चीज समझ रहे हैं। अपन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया आपके कि वो जहाँ पे क्या शर्त रहित बिल्कुल रहेगा। तो ये जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक स्पेसिमेन कॉपी है जिसमें आपने कुछ एरिया का नाम है, मतलब जहाँ का होगा, फिर यहाँ पे उसका बिल एक्सचेंज नंबर, फिर इस डेट को मैंने ये पेमेंट किया है, नाम वाम सब, फिर यहाँ पे उसका ड्यूली सिग्नेचर होता है और फिर गवर्नमेंट का स्टैम्प यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो वो चीज़ होती है। ये सारे पत्र आपका होता है। ठीक है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज के मतलब हो गया। अब इसमें पार्टीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है एक ड्रॉवर, मतलब जो बिल देता है, मतलब अ पर्सन हु मेक्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। एक ड्रॉवी जो पर्सन डायरेक्टेड टू पे, मतलब जिसको डायरेक्ट करना है। एक पेई होता है जो पर्सन हुम पेमेंट इज टू मेड, और एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है कि व्हेन ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सेप्टर जो पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये 4 तरह की आपकी पार्टीज होती हैं। अब हमें देखना क्या है दूसरा,
विनिमय पत्र। विनिमय पत्र क्या होता है, अगर आपने अपन अकाउंट्स जब सॉल्व करते हैं तो एक आता है बिल पेएबल और एक आता है बिल रिसीवेबल, कि बिल देने वाला और बिल रिसीव करने वाला। तो वही चीज़ कि बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र क्या होता है, वो पत्र जहाँ पे क्या करता है कि एक पर्सन जो निर्माता होता है वो प्रॉमिस, वो क्या करता है, कोई अनकंडीशनल बिना शर्त के वो क्या करता है, पैसे पेमेंट क्या करता है उस पेई को दे देता है। ठीक है, बाकी सेम ही है कि ऑन द किसी भी शर्त, मतलब बिना, इसमें एक चीज़ क्या होगी कि अनकंडीशनल होता है, मतलब बिना शर्त के। ठीक है, विनिमय पत्र क्या हो गया कि वो पत्र जिसमें आप क्या बिना शर्त के निर्माता अपने पे करता है एक सर्टेन अमाउंट, मतलब एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय पे, उसको क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसमें 4 पार्टीज आपकी होती है। एक होता है ड्रॉवर, जो ड्रॉ करता है मतलब पैसे करवाता है। एक होता है ड्रॉवी, एक होता है एक्सेप्टर और एक पेई। ठीक है, पेई ड्रॉवर जो बिल निकाल रहा है, ड्रॉई जिसके बिहाफ पे वो पेमेंट निकाला, बस वो डायरेक्टेड टू पे, कि मैं मतलब मान लो कोई ए पर्सन है, उसने बी को पेमेंट करना है, तो ए क्या हो गया, ड्रॉवर। ड्रॉवी कौन हो गया कि भाई इसको पेमेंट करने के लिए सी ने क्या कहा, इसको कहा कि भाई सी ने कहा कि भाई तू बी को इस टाइम पे पेमेंट कर देना, तो ये क्या हो गया, ड्रॉवी की डायरेक्ट कर रहा है कि पे उसको करना है, पे बी हो जाएगा और एक्सेप्टर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि भाई इसने कहा कि इसको ही पेमेंट करना है, इसको ही करना, तो उसी के नाम पे मैं बनवाऊंगी, तो ये एक्सेप्टर आपका हो जाएगा, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई हाँ मुझे पेमेंट मिल रहा है। तो ये चीज़ क्या होगी, यहाँ पे 4 तरह की आपके पार्टीज होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अब हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। अमाउंट पेबल मस्ट बी सर्टेन, मतलब देय राशि निश्चित होनी चाहिए। पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी, मतलब भुगतान पैसे में किया जाना चाहिए। द पेबल में बी आइदर ऑन डिमांड और स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब बिल दे या तो मांग पर या फिर निश्चित निर्दिष्ट अवधि पे बाद होना चाहिए, या बिल में बी पेबल आइदर टू बियरर और ऑर्डर टू पे, मतलब अदाता के आदेश पे या वाहक के देय हो जाता है। विनिमय पत्र क्या हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा कि जब एक इसमें एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहला क्या होता है, ये अनकंडीशनल होता है, बिना शर्त या शर्त रहित, जिसको भी आप बोल सकते हो। दूसरा, इसमें एक सर्टेन अमाउंट होता है, कि 50,000 की बात करें तो 50,000 ही होगा, 50,000 से 1 रुपये ऊपर नहीं 1 रुपये नीचे नहीं होगा, मतलब निश्चित। तीसरा क्या होगा, पेबल ऑन डिमांड होगा या बियरर होगा, मतलब या तो खुला होगा या फिर वो जो अदाता है उसके बोलने पे पेमेंट किया जाएगा, या तो ये डिमांड पे किया जाएगा या तो वो किसी स्पेसिफिक पीरियड पे किया जाएगा। मीन्स कि एक तो मैंने कह दिया कि जब मैं बोलूँ तब मुझे पेमेंट चाहिए, एक मैं बोल देती हूँ कि नहीं मुझे 25 तारीख को ही पेमेंट चाहिए, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपके इसमें हो जाएगी। अब इसके एक स्पेसिमेन देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ बिल एक्सचेंज में, फॉर्मेट ऑफ बिल एक्सचेंज में क्या है, जिस तरीके से आप इधर देख रहे हो कि यहाँ पे आपका 500 रुपये का एक 500 रुपये देने हैं, यहाँ एरिया आ गया, 3 मंथ्स आफ्टर पे डेटेड
टू पे राम ऑर्डर सम ऑफ 500 रुपीज़ फॉर वैल्यू रिसीव्ड, फिर उस इंसान का नाम, जगह जहाँ पर है, फिर एक्सेप्टेड हो गया यहाँ पे, किसने किया, स्टैम्प ड्यूली साइंड होगा, इन केस विथ कैनरा बैंक दिल्ली। ठीक है, ये फॉर्मेट आप क्या हो गया कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस तरीके से बनता है। ठीक है, जिस तरीके से आपने देखा ये फॉर्मेट किस तरीके से बना हुआ है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। सेम प्रॉमिसरी नोट जैसा बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, एक ही चेंज है वो मैं बता देती हूँ। प्रॉमिसरी नोट में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट ₹10,000। ठीक है, फिर यहाँ पे बांसवाड़ा और आज की डेट, भाई मान लो कि आज ठीक है। अब सेम वही लैंग्वेज जो हमने वहां पे लिखी थी, थ्री मंथ आफ्टर, 3 महीने बाद, द डेट टू पे, 3 महीने बाद उस डेट पे आई ऑफर ऑर्डर, सॉरी 3 months after a date to pay to a order a sum of rupees मतलब 3 महीने बाद ए को निश्चित दिन पर 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा, जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है उसके बाद। ठीक है, ये आपका हो गया 3 month आफ्टर टू डेट पे टू 3 month after date pay to A order the sum of ₹10,000 for value received, मतलब 3 महीने बाद A को निश्चित दिन पर 10,000 रुपये भुगतान कर दिया जाएगा, जो चीज़ मुझे प्राप्त हुई है। अब उसमें और इसमें एक ही चीज़ सेम थी, यहाँ पे 2 A कॉमर्शियल कॉलोनी बांसवाड़ा 327001। ठीक है, अब उसमें भी यहाँ पर आपका एक स्टैम्प बना हुआ था, यहाँ पे भी क्या आपका एक स्टैम्प बना हुआ था, और एक ही फर्क था उसमें और इसमें कि यहाँ जो होगा एक्सेप्टर, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ए है जो एक्सेप्ट कर रहा है उसकी साइन, और जो निकाल रहा है मतलब बी निकाल रहा है तो उसकी साइन यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ ये क्या होगी आपके, ये एक बॉक्स में इस तरीके से बंद हो जाएगी कि भाई 3 महीने बाद मैं इस मतलब 25 अगस्त से 3 महीने, मान लो कि 25 सितंबर 25 अक्टूबर 25 मतलब 24 नवंबर 2020 तक उसको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो वो उसके क्लॉजेस जो उसने बनाए होंगे वो,
और इस पर्सन को इस जगह पे करना है, इसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे इसने दे दिया, ये इस दिन इसने लिखा था, इतना अमाउंट उसको पे करना है। तो ये क्या होगा, एक फॉर्मेट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। अब लास्ट जो हमको देखना है वो है चेक। चेक इज द बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on specified banker to express the payable otherwise than on demand। मतलब एक चेक एक निर्दिष्ट बैंकर पर निकालने गए विनिमय का एक बिल है और मांग पर अन्यथा दिए होने के लिए व्यक्त किया जाता है। The maker of the bill of the check is called drawer and the person hereby directed to pay is drawee। मतलब विनिमय चेक को बिल निर्माता को दराज कहा जाता है और व्यक्ति को भुगतान, जिस व्यक्ति को भुगतान करे उसको ड्रॉवी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि चेक एग्जैक्टली क्या होता है कि डिमांड पे एक्सप्रेस पेबल किया जाता है और इसमें दो होता है, एक होता है ड्रॉवर और एक होता है आपके ड्रॉवी। इसमें जिस तरीके से आप यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे, ये बैंक का एक चेक है कि ऑलवेज क्रॉस यहाँ पे पे किसको करना है, जो अमाउंट होगा फिर वो उसका अकाउंट नंबर यहाँ मेंशन होगा, LF ये सब होगा, यहाँ पे उस बैंक के बारे में होगा, फिर यहाँ पे आपका वर्ड्स में लिखना होगा, यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना होगा, फिर यहाँ पे डेट, ये उसका चेक नंबर होता है, यहाँ पे आइकरा माइक्रा नंबर होता है। ये सब आपके क्या होता है इस चेक के अंदर आपको शो मिलेगा। फिर इसमें 3 पार्टीज होती है, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पे। मतलब एक जो पर्सन चेक निकाल रहा है, एक डायरेक्ट कर रहा है और एक जिसको पेमेंट मिल रहा है। चेक के एसेंशियल्स क्या होंगे, तो राइटिंग में होता है एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, मतलब भुगतान करने के आदेश व्यक्त, डेफिनेट होता है, बिना शर्ती होता है, साइंड होता है, दराज से साइन किया हुआ होता है, पे सर्टेन अमाउंट, कुछ सर्टेन अमाउंट होता है, मांग पे देबल, पेबल ऑन डिमांड। चेक क्या होता है, जब एक बिल ऑफ एक्सचेंज, एक विनिमय पत्र होता है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन अपने हिसाब से स्पेसिफाइड पर्सन एक बैंकर को जाकर उस पेमेंट को करने का कहता है। इसमें 3 पार्टीज होती हैं, एक होता है ड्रॉवर, दराज जिसको बोलते हैं, एक ड्रॉवी जो डायरेक्ट करेगा और एक पे। ठीक है, ड्रॉवर कौन होगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को पेमेंट किया, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भाई रोहन है, उसने क्या किया, आप एक चेक काटा, किसको पे करना है, उसमें लिखा उसने अमित को पे करना है। ठीक है, रोहन ने अमित को पे करने का, पेई कौन होगा, तो पेई जो होगा आपका बैंक होगा, जैसे SBI बैंक है। ठीक है, SBI बैंक, रोहन ने क्या किया, चेक काट के SBI बैंक को दिया और उसको कहा कि आप अमित को पे कर दो। कि चेक वही होता है कि जब रोहन क्या करता है, उसको स्पेसिफाइड सर्टेन अमाउंट कि भाई जो चेक बनाया उसने, वो 50,000 का चेक जो बनाया है वो किसको पे करना है, अमित को पे करना है। किसके थ्रू होगा, तो बैंक के थ्रू होगा। तो सबसे पहले एसेंशियल पॉइंट क्या होगा कि ये राइटिंग में होता है कि आपको एक चेकबुक मिलती है बैंक से, वो उसमें आप क्या करते हो, पेमेंट लिखते हो। दूसरा एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, मतलब पे करने के लिए क्या करते हो, ऑर्डर होता है। फिर अनकंडीशनल होता है, बिना शर्त के होता है। फिर आपके साइंड किससे होगा, जो ड्रॉवर होगा उससे साइंड करा हुआ होगा। ऑर्डर टू पे ऑन डिमांड, डिमांड पे होगा। जब तक ये नहीं कहता कि भाई उसमें डेट लिखी कि 26 सितंबर की डेट लिखी तो वो 26 सितंबर को ही पे होगा, 26 सितंबर के अलावा पे नहीं होगा। उसके बाद पेबल ऑन डिमांड, सेम चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं फॉर्मेट की। जैसे यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा, डेट आ गई, पे और बियरर, सम ऑफ रुपीज़ यहाँ पे आ गया, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक, चेक नंबर SG। ठीक है, चेक हमने नॉर्मल लाइफ में सबने देख रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रखा है। सब आजकल सबके अकाउंट्स खुले हुए होते हैं तो सबके पास चेक होता है। तो वही चीज़ आपके क्या है कि चेक कि भाई आपका एक बॉक्स है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपके बैंक का नाम होता है, फिर यहाँ पे उसकी डिटेल्स होती हैं, फिर यहाँ पे आपका डेट का फॉर्मेट होता है,
ठीक है। फिर 3 मंथ तक ये वैलिड रहेगा, वो होता है। फिर यहाँ पे आपका लिखा होता है पे। हिंदी इंग्लिश इसमें सेम ही रहेगा। पे चेक कभी भी हिंदी में नहीं बनता है, मतलब आपका जो चेक का बुकलेट बनी हुई होती है वो कभी हिंदी में नहीं होती है। तो पे, फिर डैश और बियरर, फिर अमाउंट डैश, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका एक बॉक्स बना होगा रुपीस कर। फिर यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर होगा, फिर यहाँ पे LF नंबर, वो वहाँ से बैंक से ही लिख कर आता है। फिर यहाँ पे बैंक की डिटेल्स होंगी कुछ। फिर यहाँ पे आपके बैंक का जैसे 354361, ये इसका क्या हो गया आपका चेक नंबर। इसके बाद यहाँ पे माइक्रा नंबर होता है 456, 6 से 7 डिजिट का यहाँ पे माइक्रा नंबर होता है। और यहाँ पे क्या होता है उसके सिग्नेचर होते हैं। मतलब मान लो कि पे टू अमित, अमित को पे करना है 50,000 रुपी, 50,000 ओनली, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑलरेडी रुपीज़ लिखा हुआ होता है। सेम फिर यहाँ पे भी हमको 50,000 रुपये लिखना है। एक बात, फिर यहाँ पे डेट 26/09/2020। अगर मैं अकाउंट पे ही कर रही हूँ, अकाउंट में डालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 अकाउंट के लिए लाइनें खींची जाएंगी। इधर अकाउंट नंबर ऑलरेडी बैंक मेंशन करता है, यहाँ पे LF वो सब बैंक ऑलरेडी मेंशन करता है। फिर यहाँ पे क्या होगा मेरा साइन। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मेरे को ऑन डिमांड, मतलब आज जो तारीख है, आज मान लो कि 24 सितंबर आज तारीख है, 24 सितंबर को मैंने चेक काटा है, 26 तारीख को पे करेंगे। तो मैंने ये पे जैसे SBI बैंक की बात कर रहे थे, SBI बैंक में ये चेक डाल के दी थी कि भाई 26 तारीख को अमित नाम के शख्स को इतना पेमेंट करना है। इसके साथ एक पेइंग स्लिप लगती है जिसमें उसकी पूरी अकाउंट डिटेल होगी, या तो इसमें नहीं तो इसके बैक साइड में आपका पूरा डिटेल इसमें लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ क्या हो गई आपके चेक हो गई। हमने चेक पढ़ लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज को देख लिया, प्रॉमिसरी नोट देख लिया। तो ये सब आपके क्या हो गए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट हो गए। अब हमको जो आगे चेक करना है, तो एक चेक की क्रॉसिंग कैसे हो, रेखांकन कैसे होता है, प्रस्थांकन कैसे होता है, उसको प्रस्तुति कैसे करते हैं, ये सब हमको अभी नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में कवर अप करना है। तो ये आपका हो गया चेक, प्रॉमिसरी नोट वचन पत्र, और लास्ट बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र। तो हमने आज क्या देखा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उसके टाइप्स देखे, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज देखा, उसके फॉर्मेट को देखा, उसके आपने कैरेक्टरिस्टिक्स एसेंशियल पॉइंट्स देखे। सेम प्रॉमिसरी नोट के बारे में हमने यही चीज़ देखी और चेक के बारे में भी देखी। ये रेफरेंसेस है, यहाँ से मैंने ये टॉपिक्स लिए हैं। और अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या फिर इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं।